हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 कवर कर रहे हैं। और इसमें हम लेसन 5 कवर कर चुके हैं और 5 लेसन आप जाकर देख सकते हैं, इसी पे चैनल पर डले हुए हैं। यहाँ हम बात करने वाले हैं लेसन 6 की। और लेसन 6 में टिश्यू की बात करने वाले हैं। तो ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर में दो टाइप्स हैं टिश्यू में। एक आप जानते हैं, अगर नहीं तो फिर आप जो ऊतक है वो हम आपको बता देते हैं कि दो टाइप है। तो जो एक जंतु ऊतक रहता है और एक पादप ऊतक रहता है, ठीक है। तो ये अभी हम इस वाले चैप्टर में केवल पादप ऊतक ही कवर करेंगे और इस वाले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम जंतु ऊतक कवर करेंगे, ठीक है। तो हमें बात करना है कि ऊतक क्या कहलाते हैं, टिश्यू क्या कहलाते हैं। तो चलिए बात करते हैं टिश्यू क्या कहलाते हैं, ठीक है। और चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। तो टिश्यू होते क्या है, पहले सबसे पहले हमें वो देखना है कि टिश्यू क्या होते हैं। तो देखिए, हमने आपको जब आप इसके पहले लेक्चर में आप देखेंगे तो हमने कोशिका के बारे में पढ़ा है कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर कोशिका निर्माण करते हैं, ठीक है। एक सेल बनाते हैं और जब बहुत सारी सेल मिल जाएंगी तो बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाएंगी तो बन जाएगा हमारा टिश्यू ऊतक, ठीक है। ध्यान रखेंगे। और जब बहुत सारे ऊतक मिल जाएंगे तो बन जाएगा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अंग, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अंग बोलते हैं इसे। और बहुत सारा जब अंग मिल जाएंगे तो अंग तंत्र बन जाता है, ठीक है। जैसे अंग हो जाएगा अपना लीवर, ठीक है, अन्य चीजें, तो ये मिलकर जैसे एक लीवर हो गया तो ये अंग है अपना, ठीक है। तो ये, और जब बहुत सारी चीज मिलेंगी तो ये अंग तंत्र बन जाता है, जैसे कि श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र मतलब श्वसन में प्रयुक्त होने वाले सारे जितने भी अंग है वो सारे श्वसन के अंतर आ जाते हैं, तो श्वसन अंग तंत्र कहने लगता है वो, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज को, श्वसन तंत्र, ठीक है। तो बहुत सारे अंग मिलके एक तंत्र का निर्माण करते हैं, तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। तो हम सबसे पहले यहाँ चालू करने वाले हैं ऊतक क्या है। तो ऊतक को देख लेते हैं। तो ऊतक क्या है, ऊतक वे कोशिकाएं, मतलब ऊतक क्या है कि वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होते हैं, तो जिनकी आकृति एक जैसी होगी तब किसी कार्य करने को एक साथ संपन्न करते हैं, और कोई कार्य कर रहे होंगे तो वो एक साथ ही संपन्न करेंगे, तो वो कहलाता है ऊतक। क्या कहलाता है, ऊतक, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो ऊतक की यहाँ से डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं कि वो वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न कराते हैं, किसी कार्य को एक साथ संपन्न कराते हैं, ऊतक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऊतक कहलाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो ये क्या है, ऊतक है। चलिए अब हम बात करते हैं। तो ऊतक पता है आपको कि दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऊतक हम देखेंगे, हम आपको पहले ही ऊपर बता चुके कि दो प्रकार के होंगे, एक जंतु ऊतक मतलब एक पादप ऊतक, एक होगा जंतु ऊतक, ठीक है। जंतु ऊतक, अब हम केवल पादप ऊतक के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अब पादप ऊतक जब हम बात करेंगे तो वो पादप ऊतक क्या कहलाता है, ठीक है। तो ये देखो, तो पादप ऊतक क्या कहलाता है। तो पादप ऊतक, जब पादप ऊतक की बात करेंगे तो जो पादप में पाए जाने वाले ऊतक पादप ऊतक हो जाएंगे। इसमें ये देखिए आप, ये जो होंगे वो आपको दो प्रकार से हो जाएंगे। एक हो जाएंगे विभाज्य ऊतक, तो विभाजन क्षमता के आधार पर है, ध्यान रखें, विभाज्य ऊतक, ठीक। और एक हो जाएगा आपका स्थायी ऊतक। अच्छा, विभाज्य ऊतक क्या कहलाते हैं। तो ऐसे ऊतक, तो ऐसे ऊतक जो विभाजित हो सकते हैं,
ठीक है, जो फर्दर विभाजित होंगे तो एक कोशिका से फिर विभाजित हो जाएंगे अन्य में, अन्य मिलके और कोशिकाएं बना देंगे। तो जो विभाजित हो सकते हैं, जिन्हें विभाजित किया जा सकता है, या जो विभाजित हो सकते हैं, ऐसे ऊतक जो विभाजित हो सकते हैं, जिन्हें विभाजित किया जा सकता, ठीक है, जिन्हें विभाजित किया जा सकता, तो वे ऊतक कहलाते हैं विभाजित ऊतक। क्या कहलाते हैं? विभाजित ऊतक कहलाते हैं। तो ऐसे ऊतक विभाजन मतलब विभाजन क्षमता के आधार पर अगर हम बांटे तो ये विभाजित ऊतक और अस्थायी ऊतक। तो विभाजित ऊतक ऐसे ऊतक होते हैं कि जिन्हें हम विभाजित कर सकते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि विभाजित होते होते एक स्थिति ऐसी आएगी जब विभाजित नहीं होंगे, और जब विभाजन की क्षमता खत्म हो जाएगी तो फिर वो कहलाने लगते हैं स्थायी ऊतक। क्या कहलाने लगते हैं? तब जिन्हें अब आगे विभाजित नहीं किया सकता। जो विभाजित नहीं होते हैं, विभाजित नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं आपके स्थायी ऊतक। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। तो विभाजन क्षमता क्या करता है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। पहले आपको करना है ऊतक की परिभाषा, ऊतक की डेफिनेशन, फिर उसके बाद आपको करना है पादप। तो पादप ऊतक दो टाइप में, एक आपको करना है विभाजित ऊतक और दूसरा करना है स्थायी ऊतक। विभाजन क्षमता के आधार पर इनका डिवीजन हुआ है। तो जिन्हें विभाजित कर सकते विभाजित ऊतक, और जिनकी विभाजन क्षमता बाद में खत्म हो जाती है कि एक समय के बाद विभाजित नहीं होंगे, फिर जो ऊतक मिलते हैं वो कहलाते हैं स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, चलिए तो देखिए जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर पौधों के ऊतकों का वर्गीकरण किया जाता है, वृद्धि अथवा विभाजित ऊतक तथा स्थायी ऊतक। तब वृद्धि ऊतक या उसी को कहते हैं विभाजित ऊतक, स्थायी ऊतक। आगे जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक रूप होती है। ठीक है, तो जंतुओं में कोशिका वृद्धि होती है एक रूप होती है। तो जंतुओं में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। अंगों और अंगतंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अधिक विशिष्ट और सीमित होता है। यह मूल अंतर क्या है? जीवधारियों में दो प्रकार के महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है, विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में। ठीक है, संरचनात्मक संगठन एक और पौधों को गतिहीन अस्तित्व, दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए अंगतंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार से अनुकूलित होते हैं। जटिल जंतुओं तथा पौधों के संदर्भ में अब हम इनकी बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम जैसे कि आपको पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है। ऐसे विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने वाले के कारण होता है। ऐसे ऊतकों का कहते हैं विभाजित ऊतक। मतलब हमने आपको बता दिया कि जैसे कि जो ऊतक है वो विभाजित हो सकते हैं, जब विभाजित हो जाएंगे तो एक सीमा तक विभाजित हो जाएंगे तो वो विभाजन कहलाता है। वैसे बनने वाले ऊतक कहलाते हैं विभाजित ऊतक। लेकिन कुछ समय बाद विभाजित नहीं होंगे तो वो कहलाएंगे फिर आपके स्थायी ऊतक। ठीक है, अच्छा यहीं आपको हम दो तीन चीजें और यहीं कवर कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि अब जो विभाजित ऊतक है वो तीन टाइप से हो जाएंगे आपके। ठीक है, एक हो जाएगा शीर्ष ऊतक, एपिकल कहलाता है, एपिकल टिश्यू। एक हो जाएगा आपको पार्श्व ऊतक, एरियल कहलाता है टिश्यू। एंड एक हो जाता है आपका अंतर्वंशीय या अंतर्विष्ट। ठीक है, या उसी को अंतर्विष्ट कहते हैं। ठीक है, ये तीन प्रकार के ऊतक आपको विभाजित ऊतक के प्रकारों में मिल जाएंगे। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब जब हम स्थायी ऊतक पढ़ेंगे तो स्थायी ऊतक में भी दो प्रकार के पाए जाएंगे आपको, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। ठीक, चलिए अब हम आगे बात करते हैं फिर शीर्ष के बारे में। जैसे शीर्ष वाली बात जो हो जाएगी आपकी, चलिए और आगे देख लेते हैं। ठीक है, पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है। ऐसे विभाजित ऊतकों के नाम उनके भाग पाए जाने वाले भाग पर होता है। ऊतकों के विभाजित ऊतक भी कहा जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं। ये विभाजित ऊतक किस भाग में स्थित है?
तो विभाज्य ऊतक की उपस्थिति वाले क्षेत्र के आधार पर यानी शीर्षस्थ, जैसे कि हम यहाँ पे एक तो यहाँ पे डायग्राम होगा ये रहा, जैसे कि आप ये देखेंगे ये वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है शीर्षस्थ, जब शीर्ष पे पाए जाने वाले। ध्यान रखना जो शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक होता है वो जड़ में भी पाया जाता है और तनों में भी पाया जाता है। तो जड़ तनों मतलब ओवरऑल सभी जगह। तो जो शीर्षस्थ ऊतक होता है वो जड़ और तनों में के शीर्ष भागों में, शीर्ष भागों में, ठीक है, शीर्ष भागों में। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ये बना हुआ है, ठीक है, ये नीचे तक यहाँ तक चला जाएगा। ये यहाँ से एक चीज है और ये यहाँ पे बना हुआ है और ये यहाँ पे और अच्छा यहाँ पे इसकी जड़ें भी होंगी। तो जड़ की तरफ इन शीर्ष जड़ों में शीर्ष जड़ और तनों में शीर्ष, ये शीर्ष, ये सभी जगह शीर्षों पर कैसे कौन से ऊतक पाए जाएंगे? शीर्षस्थ ऊतक पाए जाएंगे, ठीक है। अच्छा दूसरे होते हैं पार्श्व ऊतक। पार्श्व मतलब एरिया, एरिया मतलब जैसे कि मान के चलो ये रहा कोई तना, तो ये वाला भाग ऐसे काट लो इसका, ठीक है, ये तना ये ऐसे समझ लो, ये रहा इतनी मोटी है, ये पूरे मोटे वाले भाग को बढ़ाएगा, मतलब इसकी क्या करेगा? मोटाई, ऐसे मोटाई बढ़ाएगा। अगर ये मोटाई इतना है तो ये खींच के इस तरफ कर देगा, ठीक है। तो ऐसे ऊतकों को कहेंगे अपन पार्श्व ऊतक, जिन जो क्या करें तने की मोटाई बढ़ाते हैं, उनको मोटा कर दे। अच्छा तीसरे प्रकार के ऊतक बनते हैं अंतर्विष्ट ऊतक, विभाज्य ऊतक। ये क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए ये नोड दिख रहा है आपको, ये वाला नोड मतलब संधि, ठीक है, जहां पे ये दूसरे नए तरीके नए कली निकल रहे हैं, नए नए पत्तियां निकल रही हैं, तो इन दोनों के बीच क्या है? ये स्थान दिख रहा है आपको, ये स्थान बढ़ जाए, ये कौन बढ़ाता है? ये अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक बढ़ाते हैं, ठीक है। एक नोड से दूसरे नोड के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, ये कहलाती है अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक, ठीक है। तो ये क्या शीर्षस्थ ऊतक का काम क्या होता है? ओवरऑल वृद्धि करना, मतलब पौधे की लंबाई बढ़ाना। क्या बढ़ाना? लंबाई बढ़ाना, पौधे की लंबाई बढ़ाना, ठीक है। चलिए और आगे इसमें देख लेते हैं। और जैसे कि आपके पार्श्व ऊतक हो गया तो ये क्या करेगा? इसकी चौड़ाई बढ़ाएगा, पौधे की कितना मोटा होता चला जा रहा है वो पौधा दिखा जाएगा। पौधे की चौड़ाई कौन बढ़ाएगा? पार्श्व ऊतक। और ये क्या करेगा? ये दो जो अंतर्विष्ट होता है ये दो नोडों की बीच की दूरी को, मतलब इनकी बीच की दूरी को बढ़ाएगा, ठीक है। चलिए और इसमें देख लेते हैं आगे, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे यहाँ से ये प्रयोग के शीर्षस्थ विभाजित जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तो पौधों की लंबाई में वृद्धि करने वाला यहाँ से याद रखना, क्योंकि सीधा आता है कौन सा ऊतक पौधों की लंबाई वृद्धि करने के लिए जरूरी होता है, तो आपको लगाना पड़ेगा शीर्षस्थ विभाजित ऊतक। तने की परिधि, मैं आपको बताया कि ये तना है इस जगह, तो ये इसकी परिधि है चौथा गोल गोल, या मूल में वृद्धि पार्श्व तक या कैम्बियन के कारण होती है, ठीक है। तो ये जो पार्श्व वाला है ये कौन सा होता है? पार्श्व, या इसको कैम्बियन भी कहते हैं, कैम्बियन नाम दिया जाता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा अब एक बचा है आपका अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक, पत्तियों के आधार में या टहनी इंटरनोड भी कहते हैं अपन, दोनों ओर की उपस्थिति, दोनों ओर उपस्थित होते हैं, ठीक है। या तो पत्तियों के आधार में या इंटरनोड के बीच में होते हैं। इस तरह की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है। ये किसकी बात चल रही है? ठीक है, तो इंटरनोड। अच्छा अब इस ऊतक की कोशिका मतलब कौन सा ऊतक है? विभाज्य ऊतक के बारे में ध्यान रखना है इसको अपन को, ठीक है। तो विभाज्य ऊतक कोशिका, विभाज्य ऊतक में कोशिकाएं, ऊतक में कोशिकाएं से मिलकर तो बना होता है, तो विभाज्य ऊतक कोशिकाएं के बारे में भी जान लो, या ऊतक ही है, एक ही चीज है वो तो, ठीक है। जैसे कि इनके अंदर कोशिका द्रव्य होता है, क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। अब लिख लीजिए इसको लाइन बाय लाइन। इनके अंदर केंद्रक होता है,
अगला कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। इनमें रसधानी नहीं पाई जाती, रसधानी मतलब वैक्यूल, वैक्यूल नहीं पाया जाता, ठीक है, याद रखना इसको, नहीं पाया जाता, क्योंकि ऑप्शन में आता है कि निम्न में से किसमें रसधानियां नहीं होती हैं। विभाजित ऊतक में रसधानियां नहीं होती हैं, याद रखना, परमानेंट टिश्यू में रसधानियां होती हैं। अच्छा, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये विभाजित ऊतक के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमने ये क्या कर लिया, यहाँ से पूरी तरीके से जो विभाजित ऊतक है वो कवर कर लिया है। फिर से हम आपको डायग्राम बना देते हैं और ये आपको काम आएगा। अच्छा, विभाजित ऊतक जो है वो 3 टाइप्स का है, जिसमें जो है एक में शीर्षक ऊतक, एक पार्श्व ऊतक और एक अंतर्विष्ट। ये क्या करेगा, लंबाई बढ़ाएगा पौधे की, ये चौड़ाई बढ़ाएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा कि ये मतलब ये कहाँ पाया जाता है ये ऊतक, कि ये पाया जाता है कि जो पत्ती होती है, पत्ती के आधार या, ठीक है, पत्ती के आधार में या जहाँ से मतलब पत्तियां निकलती हैं उसके इंटरनोड्स के बीच में, इंटरनोड्स पर होता है, ठीक है, संधियों के बीच में होता है जहाँ से वो निकलती हैं। तो ये आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमें बात करनी है, क्योंकि अब हमें बात करनी है स्थायी ऊतक की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्थायी ऊतक भी हम आपको यहाँ से पहले ही कुछ कवर कर देते हैं, तो जिसमें कि एक ओवरव्यू हो जाता है। जैसे कि स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक आर ऑल्सो 2 टाइप्स, एक सिंपल सरल ऊतक और एक जटिल कॉम्प्लेक्स ऊतक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जटिल आर ऑल्सो 3 टाइप्स, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अच्छी दूर दूर बनाते हैं, जिसमें आप इस पर यही सारी चीजें निकली, ठीक है। चलिए, तो ये सरल ऊतक जो है, यहाँ से अपन तीन टाइप से इसको पढ़ेंगे और इसमें ये यही अच्छी तरीके से कवर कर लिए जाएंगे, ठीक है। देखो, तो ये होते हैं पीसीएस, हम याद रखते हैं इसको पीसीएस, ठीक है, ये आपको याद रह जाएगा। जैसे पेरेन्काइमा, ठीक है, पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा के बाद कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और एक होता है स्केलेरेनकाइमा, ठीक है, स्केलेरेनकाइमा, ठीक। अच्छा, अब हम पेरेन्काइमा के बारे में यहाँ आराम से बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। स्थायी ऊतक क्या है, विभाजित ऊतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है। तो एक समय बाद क्या होती है कि विभाजित होना बंद हो जाते हैं। जब बंद हो जाते हैं तो फिर बनाती हैं स्थायी ऊतक, ठीक है। इसके फलस्वरूप स्थायी ऊतक का निर्माण हो जाता है। विभाजित होने की क्षमता खो देती है, इसके फलस्वरूप स्थायी ऊतक का निर्माण होता है, ठीक। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभाजित ऊतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो वो स्थायी ऊतक कौन कौन से विभिन्न प्रकार के, पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्केलेरेनकाइमा, ठीक है। इस चीज को तीनों को ध्यान रखना, पीसीएस करके याद करो, याद बने रहेंगे। अच्छा, पेरेन्काइमा ऊतक क्या होते हैं, इनके बारे में देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो पेरेन्काइमा ऊतक के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि होते क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो देखो, पेरेन्काइमा ऊतक क्या है कि इनका सबसे मतलब इनका काम क्या होता है। पेरेन्काइमा ऊतक जो होते हैं तो इनका काम क्या होता है। पहली बात तो ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो कोई पूछे कि सबसे ज्यादा कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो कहेंगे पेरेन्काइमा, ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में ये पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, और पेरेन्काइमा के बारे में, ये इसकी क्या होती है कि पतली कोशिका भित्ति होती है, पतली, ठीक है, पतली कोशिका भित्ति होती है।
कोशिका भित्ति कैसी होती है? पतली होती है। इसमें याद रखेंगे, इसमें जीवित जो होते हैं, जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, जीवित कोशिकाएं होती हैं। अच्छा ध्यान रखना, जब ये कोशिकाओं के बारे में आप देखते हैं तो इनके बीच जब ये ऐसे बनती है ना ये कोशिकाएं ऐसे, तो इनके बीच एक खाली जगह छूट जाती है, ठीक है, इस तरीके से एक खाली जगह छूट जाएगी। इस तरीके से ये खाली जगह भर जाएगी। तो ये जो खाली जगह होती है, इस खाली जगह को कहा जाता है रिक्त स्थान, ठीक है, खाली स्थान होता है। और ये जो स्थान होता है इसको कहते हैं अपन वैक्यूल, मतलब राजधानी। ध्यान रखना, विभाजित ऊतक में राजधानी नहीं होती, बाकी इन सब में राजधानियां पाई जाती हैं। इनमें रिक्त स्थान होता है ज्यादा, ठीक है, रिक्त स्थान क्या होता है? ज्यादा होता है। अच्छा, अब पैरेन्काइमा ऊतक में वैसे तो क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया था, लेकिन एक ऐसी कंडीशन मतलब अगर होती है तो उसमें अगर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है उस वाली कोशिका में, क्लोरोप्लास्ट, इसे क्लोरोफिल कहते हैं अपन, अगर वो पाया जा रहा है तो फिर उस वाले जो ऊतक होता है उसको कहते हैं अपन क्लोरेन्काइमा। क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखेंगे इसमें, क्या होता है जैसे मान चलिए बहुत सारी मिलके बने तो इनमें खाली स्थान होता है बीच में। अच्छा बीच में खाली स्थान होता है तो क्या इनमें हवा भर जाती है, और हवा की मात्रा, हवा भरने से ये क्या होती है? पानी पर तैरने लगते हैं। पानी पे क्या होने लगते हैं? तैरने लगते हैं। और यदि ये पानी पे तैरने लगते हैं तो फिर इन्हें कहने लगते हैं हम एरेनकाइमा। क्या कहने लगते हैं? एरेनकाइमा, एरेनकाइमा, ठीक है। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। अच्छा एक चीज याद रखेंगे, इसका काम क्या होता है पैरेन्काइमा का? भंडारण करना, ठीक है। किसका भंडारण करना? पैकेजिंग काम होता है भंडारण करना। क्या भंडारण करता है? ये भंडारण करता है मंड का, स्टार्च का, ठीक है। इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। पैरेन्काइमा आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है इसको याद रखेंगे। पतली कोशिका भित्ति होती है इसकी, जीवित कोशिका भित्ति पाई जाती है इसमें, रिक्त स्थान होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं और ज्यादा होते हैं रिक्त स्थान, ठीक है। और रिक्त स्थान ज्यादा होती है तो इनमें हवा भर जाती है, हवा भरने से पानी पे तैरने लगती है, जिस कारण इसको हम एरेनकाइमा, एयर, एयर नहीं बोलते, एयर, उसी तरीके से एरेनकाइमा याद कर लेना, एयर, एरेनकाइमा। चूंकि कुछ कंडीशनों वैसे तो इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया था, इन सम सिचुएशन ऐसा हो सकता कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाए, और यदि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो फिर इसको अपन क्लोरेन्काइमा, क्लोरोफिल से याद कर लो आप, क्लोरेन्काइमा कहते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से आप याद रख लो, एक लाइन से आप ऐसे ही बना लो तो आपको ज़्यादा चीज़ करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। चलिए तो फिर आगे देखते हैं इसको, ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए और देखते हैं। जैसे कि सरल स्थायी ऊतक के बारे में, कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक के आधारित पैकेजिंग का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है? पैरेन्काइमा ऊतक कहते हैं, मतलब जो भंडारण का काम करती है वो होती है पैरेन्काइमा। पैकेजिंग से याद कर लो आप ऐसे, पी से पैकेजिंग, पी से पीसीएस, ठीक है, ऐसे याद करके रखा हो। तो ये क्या काम करते हैं? भंडारण का काम करते हैं, पैकेजिंग का काम करते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? पैरेन्काइमा ऊतक कहते हैं। जो स्थायी ऊतक का एक प्रकार है, तो अपन को जानते हैं कि तीनों प्रकार स्थायी ऊतक के लिए। यह पतली कोशिका भित्ति सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये कोशिकाएं जीवित होती हैं, बंधन मुक्त होती है, बंधी नहीं होती है, ठीक है, याद रखें, एक दूसरे से बंधन मुक्त होती है। इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है, और यह पौधों को सहायता, ऊतक पौधों को सहायता प्रदान करता है, भोजन का भंडारण करता है, अपन ने पहले लिख लिया इसको। कुछ पैरेन्काइमा ऊतक क्लोरोफिल पाया जाता है, मतलब कुछ में क्या होता है, सम सिचुएशन ऐसा होता है क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। स्थितियों में इन ऊतकों को क्लोरेन्काइमा, हरित लवक कहा जाता है। जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी कोशिकाएं होती हैं, जो पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावक बल प्रदान करती हैं। इस प्रकार इन्हें
पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। जड़ों और तनों के पैरेन्काइमा पोषण करने वाले पदार्थ जल का विसंगरण करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। पौधों में लचीलेपन का गुण एक अन्य स्थायी ऊतक है। ठीक है, तो हमें बात करनी है किसकी, कॉलेनकाइमा की, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, जिनमें लचीलापन, जैसे कि आपने वो अमरविल का पौधा देखा होगा। ठीक है, तो पूरे तरीके से मान के चलो कोई एक पौधा है, उसके ऊपर एक ऐसे लचीलेपन टाइप का आ जाता है, ऐसे मुड़ जाती है, तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें लचीलापन हो जाए, ऐसे गुड़ गुड़ के घर के बन जाए। ठीक है, आपने देखा होगा इस टाइप का। तो वो कोशिका, वो ऊतक उनके लिए एक अलग होता है, उसको नाम दे कहते हैं अपन स्थायी ऊतक। तो जो लचीली होती है उन्हें कहते हैं अपन स्थायी ऊतक के कारण होता है। तो कॉलेनकाइमा के कारण होता है। यह पौधे के विभिन्न भागों में बिना टूटे हुए लचीलापन लाते हैं, मतलब टूटने नहीं है। ठीक है, यह पौधों को यांत्रिक सहायता ही प्रदान करता है। हम इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पा सकते हैं। पर्णवृत्त में पा सकते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। इन कोशिकाओं के बीच काफी कम स्थान होता है। तो जब हम पैरेन्काइमा में पढ़ रहे थे तो इसमें जो है ज्यादा स्थान था, इसमें कम स्थान है। ठीक है, तो इनके बीच स्थान कम है, आपकी बात पहली बार में ज्यादा था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं जहाँ हम पहले इसको कर रहे थे, एक साथ ही लिख लेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए तो क्या करना है हमको, कॉलेनकाइमा के बारे में लिखना है। तो ये क्या होती है, लचकदार होती है। ठीक, सेकंड, ये जीवित कोशिका होती है इसी की तरह। ठीक है, और ये लंबी होती, ठीक है, और कोनों पर टेढ़ी। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। इनमें रिक्त स्थान कम होता है, रिक्त स्थान कम होता है। ठीक है, इनमें जो क्लोरेन्काइमा होता है, तो इसकी कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो काय की बनी होती है, कोशिका भित्ति होती है। तो कोशिका भित्ति कैसे, मतलब कोशिका भित्ति जो होती है किसकी बनी होती है, पैक्टिन करके आता है पदार्थ, पैक्टिन व सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक, तो ये इतनी चीजें हमें कॉलेनकाइमा के बारे में ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे स्क्लेरेन्काइमा की, जो कि आगे लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, और इसमें जो है स्क्लेरेन्काइमा को यहाँ अलग से लिख लेंगे। चलिए अब हम बात करनी है स्क्लेरेन्काइमा की। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्क्लेरेन्काइमा क्या है, तो स्क्लेरेन्काइमा ये ध्यान रखना, ये पौधे का कठोर भाग होता है। कैसा, पौधे का कठोर भाग। तो ये स्क्लेरेन्काइमा ये सबसे ऊपरी पर, जैसे कि आप नारियल देखेंगे, नारियल जो होता है उसमें जो ऊपरी भाग होता है ना सूखा हुआ, वो इसी का होता है, मतलब स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। पूछा भी गया क्वेश्चन है, जो नारियल का ऊपरी भाग होता है वो किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है, उसमें स्क्लेरेन्काइमा ऊतक पाया जाता है, ध्यान रखना। तो पौधे का जो ठोस भाग होता है वो पौधे का जो पौधे को जो ठोस व मजबूत बनाता है, ऐसे ऊतक कहलाते हैं स्क्लेरेन्काइमा ऊतक। ठीक है, और इसमें एक विशेषता इसकी और होती है कि ये कोशिकाएं सारी मृत कोशिकाएं होती है। कैसी कोशिकाएं होती हैं, मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये कोशिकाएं लंबी भी होती हैं, पतली होती हैं, लंबी व पतली होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं स्क्लेरेन्काइमा ये पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। नारियल के रेशे छिलकों को देखा होगा, ये स्क्लेरेन्काइमा ऊतक से बना होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं, लंबी पतली होती हैं और
इस ऊतक की भित्ति, मतलब इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? लिग्निन की बनी होती है। कोशिका भित्ति मोटी होती है पहले तो, ठीक है। बनी किसकी होती है? लिग्निन। लिग्निन क्या होता है? देखो यहाँ दिया, लिग्निन कोशिकाओं को क्या काम करता है? एक प्रकार का लिग्निन सीमेंट का कार्य करता है, जैसे कि वो उसके ऊपर सीमेंट लगा दो तो सब जुड़ जाते हैं ना अच्छे से, उसी तरीके से ये लिग्निन का काम, लिग्निन जो है क्या करता है? सीमेंट का काम करता है, और एक प्रकार का ये रासायनिक पदार्थ है। तो इसलिए ये भित्तियाँ, कोशिका भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है, इसलिए बहुत कठोर हो जाती है। इनमें दूसरी इसमें एक विशेषता होती है, इनमें रिक्त स्थान नहीं होता बिल्कुल, तभी ये इतनी अच्छे से रिक्त स्थान नहीं होता है, ठीक है, रिक्त स्थान नहीं होता है, तभी ये इतने अच्छे से कठोर हो जाती है, ठीक है। ऊतक के तने में संवहन बंडल के समीप पत्तियों की सिराओं में बीजों और फलों के कठोर छिलकों में प्रस्तुत होता है। तो ये देख चुके, जैसे कि जो अखरोट हो गया, ठीक है, ऊपर से कितना कठोर हो जाता है, तो उसी तरीके से ये बीजों फलों की बात कर रहे हैं। ये पौधों के भावों को मजबूती प्रदान करता है, बिल्कुल मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। चलिए, तो ये इतनी चीजें हमें स्क्लेरन कैन्वा के बारे में जाननी थी, ठीक है, ठीक है। तो इस चीजों को अच्छे से ध्यान रखना है। और पत्तियों की सिराओं पर भी ये जो है मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ जब वो सूख जाते हैं ना, तो मतलब उसमें ये बन जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। इतनी चीजें आपको ध्यान रखना, क्या कि ठोस मजबूत बनाने का काम करता है, मृत कोशिकाएं पाई जाती, लंबी होती, पतली होती, कोशिकाएं भित्ति मोटी होती, कारण होता है लिग्निन, और जो कि एक तरह का सीमेंट का काम करता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है, मोटी हो जाती है। इनमें रिक्त स्थान बिल्कुल नहीं पाया जाता। एक और कारण है कोशिकाएं मोटी और ठोस होने की, मजबूत होने की, तृणाधार प्रदान करने की, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमें ये सारे ऊतकों में ध्यान रखनी पड़ेगी, स्थायी ऊतक में भी, सरल प्रकार के ऊतकों में। अब हमारी बारी आएगी जटिल प्रकार के ऊतकों की बात करने में, ठीक है। चलिए, अब हमें यहाँ बात करनी है जटिल ऊतकों की। तो ये आप देख लीजिएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, तो यहाँ पे एक चीज और है, उसको भी, तो अभी हम पहले जटिल ऊतक को यहाँ से देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। या जैसे कि आप देख रहे हैं, पढ़ते चलते हैं आगे, कि कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत क्या है? एपिडर्मिस है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पदार्थों में एपिडर्मिस मोटी हो सकती है, क्योंकि एपिडर्मिस मोटी होने का मतलब ये है कि शुष्क, जहाँ शुष्क पदार्थ शुष्क है, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, जो पानी है वो कम मिलेगा, तो जब मोटी होती है तो पानी का जो पानी ज़्यादा बाहर नहीं पा पाता, अवशोषित नहीं हो पाता, वहीं अंदर बना रहता है, इसलिए एपिडर्मिस कोशिकाएं शुष्क स्थान पर मोटी होती हैं। तो जल की हानि कम करती हैं, पौधों की रक्षा करती हैं। पौधे की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी होती है, यह पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है। एपिडर्मिस कोशिका पौधों की सतह पर प्रायः एक मोम जैसी जल की प्रतिरोधी संरचना बना लेती है, ठीक है। यह जल हानि के विरुद्ध यांत्रिक आघात व परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करने का है, तो एपिडर्मल कोशिकाएं करती क्या है? रक्षा करती है। अतः इनकी कोशिकाएं बिना किसी अंतरकेश के स्थान, मतलब वो अंदर स्थान होता था उसमें, अच्छिन्न पद बनाते हैं। जब कोई स्थान ही नहीं होगा तो अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती हैं। समानता उनकी बाहरी तथा पार्श्व भित्तियां आंतरिक भित्तियों से मोटी होती हैं। पत्ती की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। इन छोटे छोटे छिद्रों को कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा को भी याद रखना, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इस तरीके से आप ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे छिद्र पाए जाते हैं, देखेंगे स्टोमेटा का चित्र इस तरीके के, उन्हें क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा क्या है? दो वृत्त के आकार की कोशिकाएं घेरे रहते हैं, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है, रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी स्टोमेटा द्वारा होती है। जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं। साधारणतः उनमें बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं। अब जो एपिडर्मल कोशिका होती है ना, उनमें बाल जैसे ऐसी संरचना होती है बहुत सारी। तो क्या करते हैं, जो स्थान होता है, मतलब आवरण होता है, वो बढ़ जाता है, तो पानी सूखने की क्षमता बढ़ जाती है, अवशोषण सतह बढ़ जाती है, पानी सूखने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाली एपिडर्मिस में क्यूटिन, एक जल ऊर्ध्व रासायनिक पदार्थ है, का लेप होता है। मरुस्थलीय पौधों में ऐसा क्यों होता है? जैसे मरुस्थलीय पौधे होगा तो ऊपर से ये जो क्यूटिन वाला एपिडर्मिस में क्यूटिन वाला जो रासायनिक पदार्थ है वो जल अवरोधक है, मतलब बाहर जल अवशोषित नहीं हो पाएगा,
ठीक है, बाहर जल जा ही नहीं पाएगा, तो ये क्या करती है, पौधों की रक्षा करती रहती है इस तरीके से। ठीक है, जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती जाती है उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। एक दूसरे विभाजक की पट्टी तने के एपिडर्मिस का स्थान ले लेती है। बाहरी सतह की कोशिकाएं इस तरह से अलग हो जाती हैं, यह पौधों पर बहुत परतों वाली मोटी छाल का निर्माण करती है। ठीक है, इन छालों की कोशिकाएं कैसी होती हैं, मृत होती हैं। ये बिना अंतरकोशी के स्थान वाले से व्यवस्थित होती हैं। इनकी भित्ति पर सुब्रेन नामक रसायन होता है जो इन छालों को हवा पाने के लिए अभेद बनाता है। ठीक है, तो इसको भी हमको याद रखना है। रक्षी ऊतक भी कहते हैं अपन इसको, एपिडर्मल कोशिकाओं को क्या कहते हैं, रक्षी ऊतक। रक्षी ऊतक होता है। ठीक है, इसमें क्यूटेन और दो शब्द आए हैं, क्यूटेन और सुब्रेन। ठीक है, क्यूटेन और सुब्रेन नाम के दो शब्द आए हैं, तो इनको चीजों को ध्यान रखना। दोनों ही क्या है, जल अवरोधक पदार्थ है। ठीक है, जल अवरोधक पदार्थ है, दोनों चीजों को याद रखना। एपिडर्मल कोशिकाओं के बारे में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, अब जो हमें जटिल स्थायी ऊतक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जटिल स्थायी ऊतक के बारे में भी देख लेते हैं अपन। ठीक है, जटिल स्थायी ऊतक के बारे में भी देख लेते हैं अपन। चलिए, तो अच्छा, जटिल स्थायी ऊतक क्या है, तो देखते हैं जटिल स्थायी ऊतक क्या है। तो जटिल स्थायी ऊतक दो टाइप्स के हैं भैया। ठीक है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। ठीक है, अच्छा, जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम का काम होता है मतलब ऐसे ऊतक जो क्या करते हैं, जो जल का परिवहन करते हैं, जल व खनिज दोनों का, जल और खनिज दोनों का परिवहन करते हैं, वो कहलाते हैं जाइलम ऊतक। और ये क्या होता है, ये मतलब नीचे से जल का, जो जल खनिज है आदि का परिवहन करते हैं, सम्मान करते हैं, वो कहलाते हैं जाइलम ऊतक। ऐसे ऊतक जो जल और खनिज का परिवहन करते हैं, साथ साथ एक काम और करते हैं, भोजन का संग्रहण भी करते हैं। ठीक है, तो भोजन को एकत्रित भी करते हैं, भोजन को संग्रहण भी करते हैं। ठीक है, इकट्ठा करते हैं भोजन को। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे जाइलम के बारे में। ठीक है, अच्छा, ये चीज। अच्छा, फ्लेम का काम क्या होता है, फ्लेम का काम होता है कि जैसे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाना बनाया, तो उसमें भोज्य पदार्थों का जो खाना बना, उसको जो भोज्य पदार्थ होते हैं उन भोज्य पदार्थों का परिवहन, भोज्य पदार्थों का परिवहन। ठीक है, और ध्यान रखना। अच्छा, जैसे इसमें ये क्या है कि ये जीवित कोशिकाएं हैं। कैसी कोशिकाएं हैं, जीवित कोशिकाएं। ठीक है, और ये क्या है, ये मृत कोशिकाएं हैं। ध्यान रखना इस चीज को, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इतनी चीजें आपको जाइलम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत याद रखेंगे, जाइलम में क्या होता है कि ये एक दिशा में, एक दिशीय होता, एक दिशीय होता। तो जो जल और खनिज का परिवहन होता है वो नीचे से ऊपर जाता। ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो भोज्य पदार्थों का होता, तो ये दो दिशीय होता, द्विदिशीय होता। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये पूछा गया है। ठीक है, ये द्विदिशीय होता है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। फ्लोएम क्या है कि जो भोज्य पदार्थों का परिवहन करते हैं फ्लोएम कहलाते हैं, ऊतक फ्लोएम ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, और ये अपन जानते हैं कि स्थायी ऊतक के भाग हैं, जीवित कोशिकाएं हैं, द्विदिशीय होते हैं। जाइलम जल और खनिज का परिवहन करते हैं, भोजन का संग्रहण करते हैं, और इनकी कोशिकाएं मृत कोशिका होती हैं और एक दूसरे होती हैं। ठीक है, अच्छा, जाइलम के कुछ भाग भी होते हैं, जैसे कि देख लेते हैं इसी को। तब जैसे जाइलम के उन्होंने दे दिया ट्रैकीड से, ठीक है, वाहिका है, जाइलम पैरेन्काइमा है, और ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर रेसिन, मतलब चार टाइप है पूरे पूरे इसमें, ट्रैकीड्स, वाहिका, और तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा, तो पैरेन्काइमा और ये एक बचा है फाइबर। एक चीज याद रखना, इसमें केवल यही जीवित होते हैं। ठीक है,
क्या हम लोगों को लिखवा दिया है कि जाइलम क्या होती है, मृत कोशिका, लेकिन इसमें आता है ये तीनों कैसी होती हैं, मृत और ये जीवित कोशिका होती है। इसी तरीके से अच्छा जैसे यहाँ हो गया मृत कोशिका होती है। ट्रैकीड्स और वाहिका संरचना कैसी होती है, नलिका। ट्रैकीड्स वाहिका नलिका के आकार की होती है। इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संबंध होता है, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। ऐसे ये क्या करती है, पानी और खनिज को ऊपर क्यों ले जाते हैं। पैरेन्काइमा क्या काम करता है, भोजन का संग्रहण करता है, और यह किनारे की ओर पानी के पार्श्वी संबंध में मदद करता है। फाइबर मुख्यतः किसके लिए होते हैं, सहारा देने का कार्य करते हैं। तो चारों चीजें याद रखना। अच्छा फ्लोएम ट्यूब चार होते हैं, चालनी नलिका, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, ठीक है, साथी कोशिकाएं, और फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेसे, तो ये चार मिलकर ये बना हुआ है। तो चालनी नलिका होती है तो छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिका कोशिका होती है, ठीक है। फ्लोएम जाइलम के आसान पदार्थों को कोशिकाओं की दोनों दिशाओं में, इस चीज को याद रखना, ये किस दिशा में, फ्लोएम दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं, पदार्थों को दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं, ठीक है। दोनों दिशाओं में गति कर सकते हैं, वो हमने आपको लिखवा दिया है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं, बिल्कुल, ठीक है। फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं हैं। तो फ्लोएम कोशिकाएं कैसी कोशिकाएं हैं, जीवित कोशिकाएं, रेशों को छोड़ दो तो इतनी ये चीजें हमें सारी चीजें कवर करके ध्यान से रखें। तो ये सारी चीजें अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं तो ये चीजें पूरी चीजें याद करनी पड़ेंगी, और इसी में से क्वेश्चन आएंगे, उत्तर से इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज यहीं विराम देते हैं, और अगले जो चैप्टर में आपको जो अगला लेक्चर मिलेगा वो जंतु तक के बारे में मिलेगा। पूरी तरीके से जंतु तक को इसी तरीके से कवर करेंगे, पॉइंट वाइज, डायग्राम वाइज, जिसमें ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करनी पड़े, एक लाइन से लिखो और सारी चीज़ें हो जाए। इससे बाहर कुछ क्या ही आए, इतनी चीज़ें ही बन सकती हैं जंतु कोशिका, पादप कोशिका करने से। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे जंतु कोशिका, ठीक है, इसके बाद वाले चैप्टर में वो लेक्चर आएगा अपना, ठीक है। तो बताइए आप कैसा लगा, और इसमें सारी चीज़ें आप जिस तरीके से हम लिख रहे हैं आप नोट कर लीजिए, इस तरीके से नोट्स बना लीजिए, इतने में काम आपका हो जाना, ठीक है। फिर हम बात करेंगे जंतु तक की, जो कि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है जंतु तक, काफ़ी समय लगेगा, आप आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।